Assalamualaikum dear viewers, this is Kamran Ali and today we are discussing about Bobok from Somebody's Diary. This is a short story written by Fyodor Dostoevsky, a Russian novelist and very famous writer. So let's start. Today we are going to discuss about first of all the introduction of this short story, then we have analysis and we will discuss the themes of this story and in the last but not least conclusion. So चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास आता है ब्रीफ ओवरव्यू ऑफ राइटर। अच्छा, ये सब इंट्रोडक्शन में हमारे पास आ जाएगा। अच्छा, अब ये फ्योडोर डॉस्टोवस्की हैं कौन? ये एक रशियन नॉवेलिस्ट हैं, फिलोसोफर हैं और एसेइस्ट हैं। एक बहुत ही रीनोन्ड एक नॉवेलिस्ट हैं ये, जो मतलब अपने वर्क्स में काफ़ी सारी चीज़ों की बात करते हैं, जैसे कि साइकोलॉजिकल डेप्थ यहाँ पे लिखा हुआ है इस पैसेज में, ह्यूमन नेचर के बारे में, मोरालिटी के बारे में, सोसाइटी के बारे में, बहुत सारी चीज़ों के बारे में। इनके वर्क्स बहुत ज़्यादा फेमस हैं, इन सिर्फ रशिया में नहीं, रशिया के आउटसाइड भी, पूरी वर्ल्ड में। His works often delve into themes of existentialism, faith, and conflict between good and evil, positioning him as a central figure in Russian literature and a forerunner of existentialist thought. अ, जैसा कि आपने देखा कि उसकी वर्क्स कितने फेमस हैं और इनके वर्क्स में ज़्यादातर जो बातें होती हैं वो एग्जिस्टेंशियलिस्ट थीम्स के बारे में होती हैं और फेथ और कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन गुड एंड इविल, इस वजह से। चलिए आगे देखते हैं। आगे हमारे पास आती है स्टोरी की समरी है, इसको रीड करते हैं। द स्टोरी इज नरेटेड बाय एवन एवानोविच। अच्छा, ये रशियन नेम है तो इस वजह से इसकी थोड़ी स्पेलिंग्स थोड़ी डिफरेंट है। Disillusioned writer unfold as he stumbles into an extraordinary experience. Struggling with obscurity and failure, he attends a funeral and lingers at a cemetery, where he accidentally overhears the conversation of the dead, whose spirits are inexplicably still conscious for a limited time after death. From their tombs, deceased individuals of different societal ranks converse with candor, shedding all societal pretenses and decorum. अच्छा, ये जो स्टोरी है ये एक राइटर, एक आर्टिस्ट के बारे में है, एवन एवनोविच। अच्छा, वो स्ट्रगल कर रहा है अपनी लाइफ में क्योंकि वो उसके जो वर्क्स हैं वो पब्लिश नहीं हो पा रहे हैं, उसकी जो मतलब राइटिंग्स हैं या उसकी फिर जो भी उसका काम है वो पब्लिश नहीं हो पा रहे हैं। तो वो एक फेल्यूर की तरफ वो बढ़ रहा है और वो फेल्यूर इज अ कंसिडर किया जा रहा है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि स्ट्रगलिंग विथ ऑब्सक्योरिटी एंड फेल्यूर। उसके बाद जो है ना, यहाँ पे एक और लाइन लिखी हुई है कि वो एक फ्यूनरल अटेंड करता है, सिमेट्री में जाता है, मतलब एक जनाजे पे जाता है, वो भी उसके करीबी किसी का होता है। तो वो वहाँ पे जाता है तो वहाँ पे वो देखता है कि लोग जो है ना कितनी मतलब एक तो वो लोग रो भी रहे हैं और कुछ देर के बाद फिर वो हंस भी रहे हैं। तो वो उनकी करप्शन के बारे में और उनके मोरली जो उनका डिके है उनके बारे में वहाँ पे वो डिस्कस कर रहा होता है। नैरेटर खुद ही सोच रहा होता है वहाँ पे अपने दिमाग में। उसके बाद जो है ना, हमारा जो नैरेटर है एवन, वो जो दूसरे लोग होते हैं वहाँ पे फ्यूनरल में, वो लोग चले जाते हैं वहाँ पे चर्च में। उसके बाद ये एवन वहीं पे ही सिमेट्री में रह जाता है। तो वो वहाँ पे उसकी ना आँख लग जाती है कबर के साथ, वो मतलब वहीं पे लेटा होता है तो वहाँ पे उसकी आँख लग जाती है एवन की। उसके बाद वो वहाँ पे ना सडनली ना वहाँ से आवाज़ें सुनता है। सबसे पहले आवाज़ उसको आती है बोबोक। अच्छा, बोबोक बोबोक। अच्छा, बोबोक की जो मतलब है ना वो एक स्मॉल बीन या फिर बैबलिंग के ज़रिए से हम लेते हैं। स्मॉल बीन का मतलब जो सिंबलाइज करता है रीबर्थ ऑफ एग्जिस्टेंस को। आगे जाके हम डिस्कस करेंगे बोबोक का मतलब क्या है। तो पहली वो आवाज़ वो बोबोक की सुनता है, फिर वो अपने आप को, उसको यकीन नहीं होता कि मैंने क्या सुना है, यहाँ पे तो कब्रें हैं, यहाँ पे तो कोई है भी नहीं, तो मैंने ये आवाज़ कहाँ से सुनी है। उसके बाद फर्दर जो है ना वो और भी बातें सुनता है, मतलब अब बोबो के अलावा और जो बातें होती है ना वो भी सुनने लग पड़ता है। अच्छा, फिर वो उसको अंदाज़ा लगता है कि ये जो बातें हैं ये सारी जो है ना इन कब्रों में से आ रही हैं, मुख्तलिफ कब्रों में से आवाज़ें आ रही हैं। तो वहाँ पे जो ना देखता है कि वहाँ पे भी डिफरेंट रैंक्स की वो कब्रें होती है। फर्स्ट ग्रेड ग्रेव, फर्स्ट ग्रेड ग्रेव और सेकंड ग्रेड ग्रेव और थर्ड ग्रेड ग्रेव। अच्छा, में आपने कंफ्यूज नहीं हो रहा है ना, हम आगे जाके डिस्कस कर लेंगे इसको।
उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है इन दिस surreal state the dead engage in mockery admit past sins and reveal their petty grievances and vices showcasing Dostoevsky's exploration of moral decay and hypocrisy of human nature। ये जो तीन लाइनें हैं आपने इसी को ही मतलब फोकस से पढ़ना है और मतलब इसको अपने जहन में रखना है कि जो ये पूरी स्टोरी है ना वो बेस करती है इन्हीं चीज़ों पे कि जो अब जो लोग मर चुके हैं अब वो बातें कर रहे हैं उनको कोई पछतावा नहीं है। वो अपने सिंस को खुलेआम रिवील कर रहे होते हैं, एडमिट कर रहे होते हैं, उनको कोई अपने शर्मिंदगी नहीं है महसूस, ना ही वो कोई ग्रीवेंसेस करते हैं। वो जो है ना इसी थीम को लेके ना डॉस्टोव्स्की ने एक्सप्लोर किया है, एक मोरल डिके इंसानों का और हिपोक्रेसी ऑफ ह्यूमन नेचर के मतलब जिंदा थे जब ये लोग तब भी मतलब यही करप्शन और यही सिंस वगैरह करते रहते थे और अब भी जब ये मर चुके हैं तब इनको कोई पछतावा नहीं है और ना ही ये उनकी नेचर बदली है और ये मोरली डिके हो चुके हैं। मतलब ह्यूमन नेचर जो है ये जो ह्यूमंस हैं ये मोरली डिके हो चुके हैं, मतलब इनमें कोई इखलाक नहीं है, कोई सोसाइटी की अच्छाई के बारे में नहीं सोचता, सिर्फ सेल्फिशनेस और सारा कुछ यही इन पे बेस करता है। उसके बाद यहाँ पे लिखी हुई थर्ड लाइन में एवन लिसन्स टू कन्फेशंस ranging from small indiscretions to serious corruption, each voice reflecting the flaws they carried in life. Their dialogue also reveal the selfishness, cruelty and futility of their existences। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इनके जो डायलॉग्स होते हैं उसमें सिर्फ सेल्फिशनेस, करप्शन और ये इनफ्यूटिलिटी फ्यूटिलिटी और क्रूअल्टी ही सिर्फ नज़र आ रही होती है। जो वो सिमेट्री के जो कैरेक्टर्स हैं जो कब्र में से बोल रहे हैं, मुर्दे, कॉर्पसेस, अच्छा उनमें कोई रिडेम्पशन और ना ही कोई रिपेंटेंस है इवन आफ्टर डेथ यहाँ पे लिखा भी है। तो इसी के बारे में ये पूरी स्टोरी आगे एक्सप्लोर होती है। आगे देखते हैं हमारे पास क्या आता है। अब देखते हैं हम कैरेक्टर लिस्ट। अच्छा इसमें काफ़ी सारे कैरेक्टर्स हैं तो हमने इनको डिवाइड किया है कि मेजर कैरेक्टर्स और माइनर कैरेक्टर्स में। सबसे पहले हमारे पास जो आता है वो मेजर कैरेक्टर है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया ये नरेटर हमारा आइवेन एवेनोविच इसका नाम है। इसकी क्या कंट्रीब्यूशन है, ये खुद भी एक क्यूरियस एक इंट्रोस्पेक्टिव पर्सन है जो मतलब मुख्तलिफ क्वेश्चंस को ना सॉल्व करने के लिए उसकी तलाश में रहता है, फिलोसफिकल क्वेश्चंस जो मोरली डिके, लाइफ, डेथ और ये सारा कुछ। उसके बाद इसका जो मेजर सिन है वो क्या है, एवन हिमसेल्फ डिस्प्लेज सिनिसिज्म एंड रिसेंटमेंट टुवर्ड्स सोसाइटी, वैल्यूइंग इन सेल्फ पाइटी फॉर हिज अनरिकॉग्नाइज्ड टैलेंट। उसके बाद जो है ना दूसरा हमारे पास कैरेक्टर आता है मेजर जनरल का, इसका पूरा नाम है वैसिली वैसिलिच परवेडोव। अच्छा इसकी क्या कंट्रीब्यूशन है स्टोरी में, ये रिप्रेजेंट करता है अथॉरिटी एंड प्राइड को जो इंसिस्ट ऑन मेंटेनिंग हिज रैंक एंड प्रिविलेजेस। जैसा कि आपको नाम से पता लग रहा है कि ये एक मेजर है तो ये अब मरने के बाद भी जो है ना वहीं पे अपनी प्राइड अपनी अथॉरिटी उसने नहीं छोड़ी, मतलब वो अभी तक अपनी प्राइड और अथॉरिटी के साथ ही आया है। वहाँ पे भी कब्र में भी अंदर वो जब लोगों से दूसरों से ना बात करता है तो वो खुद को ऊंचे दर्जे का समझता है, सुपीरियर समझता है दूसरों दूसरों से। तो इसमें ये अभी तक प्राइड और अथॉरिटी वगैरह नहीं गई है। दूसरी इसका सिन क्या है, ये वैनिटी और इलिटिसिज्म जैसे आपको पता है, और मेंटेनिंग अ सेंस ऑफ सिक्योरिटी एंड डिस्डेन टुवर्ड्स अदर। लोगों दूसरों की भलाई नहीं सोचता, सिर्फ अपने बारे में सोचता है। और इसने भी काफ़ी सारे बुरे काम किए होते हैं, फ्लर्टिंग वगैरह अपनी लाइफ में। तो ये सारे जितने भी लोग हैं इनके सब ने कोई ना कोई सिन किया हुआ है। और दूसरा हमारे पास तीसरा कैरेक्टर आता है सॉरी हमारे पास एविडोटिया का, एक फीमेल कैरेक्टर है। इसकी क्या कंट्रीब्यूशन है, ये ना मॉक करती है दूसरे बंदों को, मैनिपुलेट करती है, लोगों को तंग करती है, जैसे अनोइंग कैरेक्टर जैसे होते हैं। तो इसका क्या मेजर सिन है, ये जो है ना इसका सबसे बड़ा सिन ये कि फ्लर्ट करती है ये लोगों से, ये यंग लड़कों के साथ फ्लर्ट करती है। इसकी डिज़ायर और जो लस्ट की डिज़ायर है ना वो अभी तक ख़त्म नहीं है। मतलब वहाँ पे कब्र में एक दूसरा यंग कैरेक्टर आता है यंग मैन का, वो हम आगे डिस्कस करेंगे, उसके साथ ये फ्लर्ट करने लग जाती है और ऊपर से ये मेजर के साथ भी फ्लर्ट कर रही है। तो ये जो ना लेडी बिल्कुल ही मतलब कह सकते हैं कि अपने कैरेक्टरलेस लेडी है, जिसकी मतलब ये हिपोक्रेसी भी शो होती है इसकी बातों से। और इसकी एक और डिज़ायर होती है कि डिज़ायर टू कास्ट ऑफ ऑल सोसाइटल शेम। इसको कोई भी मतलब शर्म नहीं आ रही होती, अपनी सारी शर्म को उतार के वो फेंक देती है। अच्छा हमारे पास अब चौथा कैरेक्टर आता है हमारे पास शॉपकीपर का। अच्छा ये एक राइटर ने डेलिबरेटली एक मतलब लोअर क्लास का भी एक आदमी रखा हुआ है। जैसे कि वो मैंने आपको बताया वो एलीट क्लास के थे,
कैरेक्टर्स, मेजर और जो लेडी थी एविडोटिया, ये जो कैरेक्टर है ये लोअर क्लास का कैरेक्टर है। अच्छा, ये भी अपनी अपनी जगह पे, जब एज एन आपको नेम से इसको पता लग रहा है कि एक शॉपकीपर है, ये भी लोगों से जो है ना, मतलब जितने की चीज़ आई होती है उससे डबल मुनाफा, मतलब लोगों को ना महंगी चीज़ें बेचता है, मतलब वहाँ से अर्न करता है। और ये भी काफ़ी हिपोक्रेट है। इसका भी सीन यही है कि ये इसको ग्रीड है काफ़ी मटीरियलिज्म की, और रिफ्लेक्टेड इन हिज ऑब्सेशन विद डेब्ट्स एंड पेमेंट्स इवन आफ्टर डेथ, और इसको सिर्फ पैसे की परवाह है। उसके बाद हमारे पास पांचवा कैरेक्टर आता है टेरेस्विच का। ये एक प्राइवेट काउंसलर है। अच्छा, अनदर हाई रैंकिंग ऑफिशियल रिलक्टेंट टू एडमिट एनी रॉन्ग डूइंग, मतलब उसको कोई भी अपनी लाइफ में कोई भी गिला शिकवा नहीं है। और हालांकि इसका जो सिन है ना, इसका तो बहुत बड़ा सिन है। इसने क्या किया है, ये काउंसलर है जैसे आपको नाम से पता है, लग रहा है। तो इसने ना, इसके पास आते थे गवर्नमेंट के जो विडोज के, मतलब जो यतीम और बेवाओं के जो फंड होते हैं, वो इसके पास आते थे। तो इसने ना उसमें से बहुत सारी करप्शन कर ली और अपने पास वो सारे पैसे रख लिए। ये ये इसकी बहुत बड़ी एक उसका मेजर सिन है ये, इसकी करप्शन और ग्रीड जिसमें भरा हुआ। छठा कैरेक्टर हमारे पास आता है बैरन पायथोर पेट्रोविच क्लैनविच का। क्लैनविच, आप इसको याद रख लें, क्लैनविच के नाम से हम इसको एज लेंगे। अब इसकी क्या पोजीशन है स्टोरी में और क्या कंट्रीब्यूशन है। ये जो ना एक स्काउंड्रल, स्काउंड्रल का मतलब होता है आप जो लुच्चे लोग होते हैं, गुंडे टाइप के, विद अ सेंस ऑफ डार्क ह्यूमर ओपनली एडमिट्स टू क्राइम्स एंड फ्रॉड्स, जो मतलब क्राइम्स भी करता है, फ्रॉड्स भी करता है, इसको कोई परवाह नहीं है सोसाइटी की, मोरालिटी की या एथिक्स की। ये ऐसा कैरेक्टर है। उसके बाद इसकी मेजर सिन क्या है, इसका डिसेप्शन, मतलब धोखा, बिट्रेयल एंड मोरल डिप्रेविटी इंक्लूडिंग फॉर्जरी एंड ब्लैकमेल, मतलब चोरी और ब्लैकमेलिंग तो इसका रोज का मतलब काम है। ये कैरेक्टर भी ऐसा ही है। आगे जाके इसका एक रेफरेंस आएगा स्टोरी में, वो भी हम डिस्कस कर लेंगे। उसके बाद हमारे पास आते हैं माइनर कैरेक्टर्स, एक लिबिजिया निकोव, लोअर कोर्ट काउंसलर, कैची बेरिस्टो। अच्छा, कैची बेरिस्टो का कोई भी स्टोरी में डायलॉग नहीं है, सिर्फ ये गिगल कर रही होती है। ये एक छोटी सी यंग लड़की है। उसके बाद है अननेम्ड इंजीनियर। अच्छा, ये जो इंजीनियर है ये काफ़ी मतलब अब स्टोरी में उसकी आवाज़ जो कबर में से आ रही है वो बिल्कुल धीमी हो गई है। तो इससे हमें पता लगता है कि ये जो इंजीनियर है ना, ये शायद कुछ कोई अच्छा बंदा हो। और दूसरी बात, ये एक इंटेलेक्चुअल और फिलोसफिकल बातें करता है वहाँ पे अपनी ग्रेव में। तो जो दूसरे लोग होते हैं ना, तो वो उसमें उससे उससे कुछ सीखते हैं। न्यू अराइवल अननेम्ड यंग मैन, ये भी जो मैंने आपको बताया था एविडोटिया जिस पे फ्लर्ट कर रही होती है ना, तो वो ये कैरेक्टर है अननेम्ड यंग मैन। ये भी अभी न्यू आया है कैरेक्टर। मैंने आपको क्लैनविच के बारे में बताया था, जो ये 6 नंबर पे हमारे पास कैरेक्टर है। अच्छा, क्लैनविच ने ना लास्ट में स्टोरी में वो कहता है कि वी शुड कास्ट ऑल ऑफ शेम, मतलब हमें कोई भी अब शर्मिंदगी की ज़रूरत नहीं है। हम सब ना अपने गुनाहों को ना एडमिट करते हैं, और मतलब एक जितने दिन या जितनी देर हम यहाँ पे हैं, अब खुद खुल के जीते हैं उसको। तो मतलब इनको कोई सोसाइटी मोरालिटी की कोई परवाह नहीं है, कोई अपना पछतावा नहीं है, कोई रिपेंटेंस, कोई इनको कुछ भी रिडेम्पशन की कोई बात नहीं करते। ये इससे हमें शो होता है इस कैरेक्टर से। उसके बाद हमारे पास आता है सेटिंग। अच्छा, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, जो स्टोरी की सेटिंग है वो एक सिमेट्रिक में बेस करती है, मतलब पूरी एक कब्रिस्तान में, एक ग्रेवयार्ड में, which serves as a vivid and symbolical backdrop for the story's exploration of existential and moral themes। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि इसमें एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस की बात होगी और मोरल थीम्स जैसे कि मोरल डिके वगैरह की। The details of the setting contribute to its darkly satirical tone and amplify Dostoevsky's critique of society। अच्छा, इसमें जो टोन है वो उसकी सटायर है, सटारिकल टोन है। अच्छा, सटायर क्या होता है? सटायर होता है जो आप ह्यूमर के ज़रिए किसी पे क्रिटिसाइज कर रहे हो, मतलब। तो डोस्टोव्स्की ने ना एज ए इसको सटायर के तौर पे इस स्टोरी को लिखा है कि वो रशियन सोसाइटी को सटायर के तौर पे वो क्रिटिसाइज कर रहे हैं। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं लिटरेरी डिवाइसेस में भी सबसे पहले जो आया है ना, वो हमारे पास सटायर है। अच्छा, डोस्टोव्स्की ने सटायर यूज़ किया है तो क्रिटिसाइज हिपोक्रेसी को, वैनिटी, करप्शन को ऑफ रशियन सोसाइटी को। रशियन सोसाइटी की मतलब जो भी बुरी चीज़ें हैं ना, करप्शन, वैनिटी, हिपोक्रेसी, इन सबको क्रिटिसाइज करने के लिए डॉस्टोव्स्की ने सटायर यूज़ किया है। और इसमें जो द एब्सर्ड बिहेवियर ऑफ डेड हु
clinch to social hierarchies and openly revel in their sins reflects a scathing symmetry commentary on human nature। जैसे आपको पता लग गया कि वो उनके सिंस को शो करके हमें क्रिटिसाइज कर रहा है उनकी, और हायरार्कीज भी उसने शो की हुई है स्टोरी में डॉस्टोयेव्स्की ने। तो इस वजह से वो एक क्रिटिसिज्म बन रहा है उस पर। जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल में भी लिखा हुआ है, ये आप लोग पढ़ लें खुद ही। उसके बाद हमारे पास है दूसरी लिटरेरी डिवाइस है हमारे पास सिंबोलिज्म। अच्छा, सिंबोलिज्म क्या होता है? सिंबोलिज्म कोई भी एक चीज़ जो दूसरी चीज़ को सिंबलाइज कर रही हो। जैसे कि अब यहाँ पे जो सिमेट्री है, जो रिप्रेजेंट डिके ऑफ मॉरल एंड स्पिरिचुअल वैल्यूज इन सोसाइटी। अच्छा, सिमेट्री जो ग्रेवयार्ड है, मतलब ये हमें सिंबलाइज कर रही है कि जो हमारी रशियन सोसाइटी वो बिल्कुल मर चुकी है। मतलब उसमें अब ना ही कोई मोरालिटी है, ना ही कोई इथिक्स बचे हैं, ना ही कोई अच्छाई बची है, सिर्फ सेल्फिशनेस है और धोखा, डिसेप्शन और फॉर्जरी, ब्लैकमेलिंग, ये सारी चीज़ें मैंने जो आपको बताए हैं, ये सारी चीज़ें वहाँ पे रह गई हैं। और अच्छाई की वहाँ पे कोई बात नहीं करता, सिर्फ ईविल है। और उसके बाद आता है दूसरी जो इसकी सिंबल है, बोबोक। अच्छा, बोबोक बहुत ही इंपॉर्टेंट सिंबल है। द वर्ड बोबोक, इसकी मीनिंग भी लिखी हुई है यहाँ पे, मीनिंग लिटिल बीन और बैबलिंग। अच्छा, जो मुर्दे होते हैं ना, जो काफ़ी पुराने होते हैं कॉर्पसेस, वो जो बोबोक, आखिर में उनकी सिर्फ ये आवाज़, चंद अल्फाज निकलते हैं, बोबोक बोबोक, क्योंकि वो बोल नहीं पाते हैं। और जो बहुत ज़्यादा पुरानी डेड बॉडी हो जाती है तो वो सिर्फ बोबोक ही बोल पाती है। तो उसकी क्या मीनिंग है, उसका जो है ना सिंबलाइज करती है बेबलिंग को, और एक दूसरी उसकी सिंबलाइज होती है रिबर्थ को ऑफ एग्जिस्टेंस। अच्छा, बोबोक जो है ना, एक जो अब इंसान पूरी जो बॉडी है उसकी, कॉर्पस की, जो मुर्दे की, वो डिकम्पोज होने के बाद सिर्फ एक छोटी सी बीन जितनी ना उसकी रीढ़ की हड्डी में से एक टुकड़ा रह जाता है, जिसका नाम होता है बोबोक। तो वो जो ना एक बीन है, वो रीबर्थ के शो कर रहा है कि रीबर्थ ऑफ द एग्जिस्टेंस। कल को जो डे आफ्टर होगा, अगर क्रिश्चियनिटी का कॉन्सेप्ट या इस्लाम का कॉन्सेप्ट है, तो जो डे आफ्टर होता है, डे ऑफ रिजरेक्शन, उसमें वो जो बीन है ना, वो अब दोबारा रीबर्थ उससे हम हो सकते हैं, दोबारा वो हम पैदा हो जाएंगे उससे। तो ये वर्ड उसको सिंबलाइज कर रहे हैं। उसके बाद हमारे पास आता है द स्टेंच। अब स्टेंच क्या होती है? एक बदबू। तो ये जो सिंबलाइज कर रही है ना, जो मुर्दों से जो बदबू आ रही है ना, बहुत ही गंदी किस्म की बदबू, वो उनकी करप्शन को शो कर रही है, और मेटाफर फॉर देयर अनरिजॉल्व्ड सिंस। उसके बाद हमारे पास आती है तीसरी जो हमारे पास सिंबल है, वो है आयरनी। Dostoevsky employs irony to highlight the absurdity of human behavior। अच्छा, आयरनी होता है जो ऑडियंस को तो ना पता हो, मतलब वो कैरेक्टर्स को ना पता हो, ऑडियंस को पता लग जाए, जैसे कि ऐसी कोई चीज़। तो एग्जांपल जिसमें द डेड कन्फेस देयर सिंस ओपनली बट फील नो गिल्ट और रिमोर्स। रिमोर्स का मतलब होता है पछतावा। और embracing their moral failures with pride, this ironical detachment underscores Dostoevsky's critique of societal and personal hypocrisy। इसी अब आयरनी के जरिए भी डॉस्टोव्स्की जो ना क्रिटिसाइज कर रहा है सोसाइटल और पर्सनल हिपोक्रेसी को। उसके बाद हमारे पास आती है चौथी लिटरेरी डिवाइस, पर्सोनिफिकेशन। अच्छा, द डेड आर पोर्ट्रेड एज कॉन्शियस beings capable of speech and interaction, which personifies death itself and makes it a medium for exploring human vices। अच्छा, वैसे पर्सोनिफिकेशन की मीनिंग क्या है? पर्सोनिफिकेशन होती है जो ह्यूमन एट्रीब्यूट्स किसी नॉन ह्यूमन थिंग को देना। जैसे कि लोग बोलते हैं कि चांद मुस्कुरा रहा है। अब मुस्कुराना जो है ना ह्यूमन एट्रीब्यूट है, मतलब इंसान सिर्फ ये मुस्कुरा सकते हैं। अब चांद तो नहीं मुस्कुराता, ये पर्सोनिफिकेशन होती है, पर्सोनिफाई किया जाते हैं ऑब्जेक्ट्स को। अब यहाँ पे भी जो है ना, अब एक से हम लेते हैं डेड बॉडीज। अब डेड बॉडीज ना तो उनके कोई एक्सप्रेशन होते हैं, ना ही वो बोल पाते हैं, ना ही कुछ। तो यहाँ पे ना डॉस्टोव्स्की ने पर्सोनिफिकेशन यूज़ की है कि जो डेड बॉडीज़ हैं, जो कॉर्पसेस हैं, वो मतलब बोल रहे हैं स्टोरी में, स्पीच क्रिएट कर रहे हैं और इंटरेक्शन कर रहे हैं। तो ये एक पर्सोनिफिकेशन भी हम इसको कह सकते हैं। उसके बाद हमारे पास पांचवी लिटरेरी डिवाइस है एलिगरी। अच्छा, एलिगरी क्या होता है? एलिगरी होता है किसी एक अलग मीडियम से किसी को क्रिटिसाइज करना, या हिडन हिडन मीनिंग हम इसको लेते हैं। हिडन मीनिंग, एलिगरी की मीनिंग होती है हिडन मीनिंग। The graveyard and its inhabitants serve as an allegory for society as a whole. The interaction among the dead symbolize the persistence of human flaws such as greed, vanity, and selfishness.
across all social classes and even beyond death. तो एलिगरी क्या है? एलिगरी वो उसने ग्रेवयार्ड को एज अ वो पूरी सोसाइटी जैसे दिखा रहा है, तो वो एक एलिगरी है, हिडन मीनिंग है। हम इसमें ग्रेवयार्ड की तो सेटिंग दिखाई गई है, मगर उसमें हम एज अ सोसाइटी देख रहे हैं कि सोसाइटी भी तो हमारी मोरली जो है ना डिके हो चुकी है, वही एलिगरी है। उसके बाद हमारे पास छठी सिंबल आती है ग्रोटोस्क की। अच्छा, ग्रोटोस्क जो है ना एक टेक्निक है जो इसने डॉस्टोव्स्की ने यूज़ की है। डॉस्टोव्स्की uses grotesque imagery and situation to evoke both horror and dark humor. The lively chatter among decomposed corpses, corpses का मतलब होता है जो डेड बॉडीज हैं, लाशें, is both unsettling and absurd, reflecting the grotesque coexistence of physical decay and moral depravity. जैसे कि एग्जाम्पल में द डिस्क्रिप्शन ऑफ ग्रेव्स फिल्ड विद ग्रीन वाटर एंड द स्टेंच ऑफ डिकम्पोजिशन क्रिएट्स अ विसरल ग्रोटोस्क इमेज ऑफ करप्शन। अच्छा, ग्रोटोस्क को आप जो है ना इमेजरी की तरह भी ले सकते हैं। इमेजरी क्या होती है? जो आपके दिमाग में, आपके माइंड में जो है ना वर्ड्स के थ्रू एक इमेज क्रिएट करे। तो डॉस्टोव्स्की ने यहाँ पे ऐसे वर्ड्स लिखे हैं जो आपके दिमाग में ना क्लियर एक इमेज विजुअल बना रहे होंगे। जैसे कि वहाँ पे इस स्टोरी में एक लाइन होती है कि जो ग्रेव्स है ना वो फिल्ड विथ ग्रीन वाटर, मतलब वो ग्रीन कलर के पानी से भर चुकी हैं। अब ग्रीन कलर का पानी क्या शो करता है हमारे पास? यहाँ पे भी अगर हम अपने सोसाइटी में देखें, पाकिस्तानी सोसाइटी में, जो हमारी जो अगर किसी की कब्र में से अगर पानी निकल आता है तो वो हम उसको बुरे सेंस में लेते हैं कि ये अच्छी बात नहीं है, या तो ये करप्शन या कुछ ऐसे तरीके से लेते हैं, एविल थिंग है ये। तो वहाँ पे भी वो उसको ग्रीन वाटर जो उनकी कब्रों में से निकल रहा है ना, तो यहाँ वो स्टेंच, ये दोनों चीज़ें जो बदबू और ग्रीन वाटर, ये करप्शन को शो कर रही हैं और ये एक इमेजरी क्रिएट कर रही है हमारे पास। उसके बाद हमारे पास आता है सातवीं लिटरेरी डिवाइस है डार्क ह्यूमर। अच्छा, डार्क ह्यूमर क्या होता है? The story's humor arises from the absurdity of dead characters' behavior. For instance, their petty disputes and unabashed confessions of crimes and presented with a comedic tone. अच्छा, वैसे स्टोरी में जो है ना काफ़ी मज़े मज़े की बातें करते हैं वो लोग जो मर चुके हैं, मुर्दे हैं, जो लाशें हैं। तो अगर आपको टाइम मिले तो पूरी स्टोरी पढ़ लीजिएगा, काफ़ी बेहतरीन स्टोरी लिखी गई है डॉस्टोव्स्की ने। तो उसमें वो जो डार्क ह्यूमर कैसे हमें नज़र आता है, क्योंकि उनकी जो पेटी इश्यूज़ हैं ना, पेटी मतलब जो होते हैं स्मॉल 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 डिस्प्यूट्स पे उन्होंने इतनी बातें की हुई हैं, अनबैश कन्फेशंस, कोई उनको मतलब छोटी छोटी बातें हैं जैसे हंसी मजाक वगैरह उनको वहाँ पे वो कर रहे होते हैं, which highlights the ridiculousness of their moral and existential impotence. यहाँ पे एग्जांपल भी दी गई है, क्लाइनविच joking about his forgery and betrayal while others laugh shows how even in death character trivialize their sins. अच्छा, यहाँ पे एग्जाम्पल जैसे आपने देख लिया होगा कि जो वहाँ पे जो क्लाइनविच है वो एक कैरेक्टर जो है वो फॉर्जरी और अपनी बिट्रेयल जो दो लोगों को धोखा देता था, वो अपने इंसिडेंट सुना रहा है, अपनी कहानियाँ सुना रहा है, वो लोग हंस रहे हैं वहाँ पे, जो भी वो मरी हुई लाशें जो हैं वो हंस रही हैं वहाँ पे। तो ये भी उनकी सिंस और ट्रिवलाइज को शो कर रहा है। उसके बाद हमारे पास आठवीं लिटरेरी डिवाइस है एल्यूजन। अच्छा, एल्यूजन क्या होता है? डॉस्टोव्स्की रेफरेंस कल्चरल, रिलीजियस एंड फिलोसफिकल आइडियाज टू इनरिच द टेक्स्ट। अच्छा, एल्यूजन में ना आप ना किसी भी टेक्स्ट में जो है ना एक या तो कल्चरल एलिमेंट डाल दो या रिलीजियस या फिलोसफिकल आइडियाज वगैरह डाल दो। अच्छा, तो इसमें जो है ना डॉस्टोव्स्की ने यहाँ पे रेफरेंस लिखा हुआ है द वेल ऑफ जशोपत। अच्छा, ये जो है ना एक बिब्लिकल रेफरेंस है जो डॉस्टोव्स्की ने इसमें ऐड किया है। जैसे कि mentioned by general alludes to biblical imagery associated with judgment and resurrection, adding depth to the symmetry's portrayal as a liminal space between life and eternity. मतलब इसकी तो इतनी कोई खास इंपॉर्टेंस नहीं है वैसे, मतलब डॉस्टोव्स्की ने इसको इनरिच करने के लिए अपने टेक्स्ट को, इस वजह से इन्होंने मतलब ये एल्यूजन की एक एग्जांपल भी डाली अपनी उसमें टेक्स्ट में। उसके बाद हमारे पास आती है नाइन्थ लिटरेरी डिवाइस मेटाफर। अच्छा, the symmetry serve as a metaphor for the stagnation of society where people remain trapped in their vices and feeling even in death. The stench of the grave becomes a metaphor for the pervasive moral corruption of the characters. वही वाली बात जो मैंने आपको पहले बताई, जो सिमेट्री है वो रिप्रेजेंट कर रही है हमारी जो सोसाइटी को, और जो डेड बॉडीज हैं वो एज ए जो
अलाइव ह्यूमन से उनको एक रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि जिंदा होते वक्त भी यही बातें थी और मरने के बाद भी यही बातें कर रहे हैं। और जो स्टेंच है, जो उसमें बदबू है उनकी कब्रों में, वो एज अ मोरल करप्शन की वजह से आ रही है। उसके बाद हमारे पास जो है ना 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। हाउ डज द राइटर फ्योडोर डॉस्टोयेव्स्की पोर्ट्रे रशियन सोसाइटी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन, व्हाई वर पीपल ब्यूरिड इन सेम ग्रेव एंड व्हाट सिमिलरिटीज डू दे शेयर। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है, इज देयर एनी गिल्ट इन ब्यूरिड पीपल। चलिए अब देखते हैं, डिस्कस करते हैं वन बाय वन सब क्वेश्चंस को। ओके, तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है हमारे पास, हाउ डज राइटर फ्योडोर डॉस्टोयेव्स्की पोर्ट्रे रशियन सोसाइटी। अच्छा, मैं ना यहाँ पे मैंने ना कोट यहाँ पे डाला है, पैसेज डाला है स्टोरी में से। तो जो राइटर ने खुद मतलब लाइंस लिखी हैं कि रशियन सोसाइटी को पोर्ट्रे करने के लिए, ये जो आई रिमेंबर अ विटी स्पेनियर्ड saying when 250 years ago the French built their first madhouses, they have shut up all their fools in a house apart to make sure that they are wise men themselves. Just so you don't show your own wisdom by shutting someone else in a madhouse. Cave has gone out of his mind means that we are sane now. No, it doesn't mean that yet. अच्छा, ये ना एक राइटर ने ना बहुत ही अच्छी लाइंस लिखी हैं सोसाइटी को पोर्ट्रे करने के लिए, कि मतलब जो अब वाइज लोग हैं ना, उन सबको जो है ना एक पागल खाने में बंद कर दिया है, और जो सारे फूल हैं वो सारे बाहर घूम रहे हैं, मतलब जो बेवकूफ़ लोग हैं। तो इससे हमें पता लगता है कि जो सोसाइटी है ना, वो मतलब इंटेलेक्चुअली भी उसके डिके हो चुका है। सिर्फ फूल्स हैं उस सोसाइटी में, कोई भी इंटेलेक्चुअल, कोई भी उसमें फिलोसफर्स वगैरह नहीं रहे अब। तो ये जो लाइंस हैं ये रशियन सोसाइटी को डिपिक्ट्स कर रही हैं। अगर आपको उनको दोबारा पढ़ोगे ना तो आपको उनकी मीनिंग समझ आ जाएगी। और इस साइड लेफ्ट साइड पे मैंने यहाँ पे इसका आंसर भी ऐड किया है क्वेश्चन का, उसको भी आप थोड़ा सा थॉरोली रीड कर लेगा, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो रही है तो हम इसको इनके कोड से ही समझने की कोशिश करेंगे इन सवालों को। उसके बाद हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट वाज द रीज़न पीपल आर ब्यूरिड इन द सेम ग्रेव एंड व्हाट सिमिलरिटीज डू दे शेयर। अच्छा, मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ कि इनकी जो मतलब एक कब्र में 6 लोग भी दफन है। तो उनकी जो है ना सबसे पहली जो है ना एक तो वजह हो सकती है हायरार्की की, मतलब जो एलीट होंगी वो एक साइड पे होंगे, और जो गरीब होंगे वो एक साइड पे होंगे, जो लोअर क्लास होंगे। तो यहाँ पे मैंने कोड भी ऐड किया है जो स्टोरी में से लिया है। दे आर ऑफ डिफरेंट ग्रेड्स, द थर्ड ग्रेड कॉस्ट 30 rubles. It's a decent and not so very dear. The first two grades are tombs in the church and under the porch. They cost a pretty penny. On this occasion they were burying in tombs of the third grade 6 persons, among them of the general and the lady. अच्छा, जो सबसे थर्ड ग्रेड की जो कबर है ना, वो जो मैंने अब लिखा भी है 30 रबल्स जो कोर्ट में लिखा हुआ है, वो जो है ना उसमें 6 लोग भी हैं, क्योंकि वो एक तो बिल्कुल थर्ड ग्रेड की है, क्योंकि वो कम पैसों की है, तो उसमें 6 लोग भी दफन है। उसके बाद जो दो ग्रेड्स की है ना, फर्स्ट जो ग्रेड फर्स्ट और सेकंड, वो दोनों ना चर्च के सामने हैं बिल्कुल, और पोर्च के अंडर हैं, और उस पे जो है ना वो काफ़ी प्रिटी पैनी, वो जो है ना प्रीस्ट वगैरह लेते हैं उनको वहाँ पे इजाज़त देने के लिए, जहाँ लोग वहाँ पे दफन हो। तो आपको यहाँ से पता लग रहा होगा कि जो है ना, एक तो मरने के बाद भी जो है ना पैसों की वजह से आप मतलब अगर आपके पास पैसे हैं तो आप अच्छी कब्र में जाओगे, अगर आपके पास पैसे नहीं हैं तो आप 6 लोगों वाली कब्र में जाओगे। तो उसमें भी है, आप करप्शन देखेंगे सोसाइटी की, और हायरार्कीज देखें कितनी इन्होंने बना ली है, और क्लास डिस्टिंक्शन अब इस कोड से नज़र आ रहा है क्लियरली। उसके बाद हमारे पास थर्ड क्वेश्चन है, इज देयर एनी गिल्ट इन द ब्यूरिड पीपल। नो, देयर इज़ नो गिल्ट इन एनी ऑफ द क्रिकेट कैरेक्टर्स। तो मैंने यहाँ पे एक कोट यहाँ पे डाला है इसका, लेट अस कास्ट आस असाइड ऑल शेम। ये एक लैंग्वेज का डायलॉग है, मैंने आपको शायद पहले भी बताया था इस वीडियो में, क्लैनविच का कैरेक्टर का। ये वो कहता है कि हमें जो है ना अपनी सारी शर्म को भूल जाना चाहिए, इसको छोड़ दो शर्म को, अब जो है ना खुले हम अपने सारे गुनाह तस्लीम करो, हम उसका मजाक बनाते हैं, और जितना हमारे पास टाइम है हम खुल के जीते हैं। तो ये इनकी जो है ना साइकी है, उनके पास कोई गिल्ट और कोई रिमोर्स नहीं है इन कैरेक्टर्स में, जो ये डेड कॉर्पसेस। उसके बाद हमारे पास आता है एंड पे कंक्लूजन,
अच्छा, conclusion. Fyodor Dostoevsky's Bobok is directly satirical and thought-provoking exploration of human nature, morality, and existential crisis. जो सेट अच्छा जो डॉस्टोव्स्की की जो ये टेक्स्ट है, ये स्टोरी है, ये एक डार्क सैटारिकल और थॉट प्रोवोकिंग स्टोरी है जो ह्यूमन नेचर के बारे में बात करती है, एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस के बारे में बात करती है और मोरालिटी के बारे में बात करती है। अच्छा, जो इसकी सेटिंग है वो सिमेट्री में है, जैसे मैंने आपको पहले बताया, और वहाँ पे वो उनकी करप्शन, हिपोक्रेसी और वैनिटी को शो करता है रशियन सोसाइटी की थ्रू देयर डेड कैरेक्टर्स और डेड कॉर्पसेस। Ultimately, Bobok challenges readers to confront the emptiness of materialism and moral decay, using a deeper reflection on the meaning of life and the legacy of one's actions. तो ये थी हमारी आज की वीडियो। थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और ताकि हमें इससे और मोटिवेशन मिले। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।